नमस्कार मित्रों। आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के तत्वाधान में कक्षा बीए अंतिम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हमारा अध्याय 8 शीत युद्ध का अंत। मित्रों, हमने पूर्व की कक्षाओं में शीत युद्ध के अर्थ और कारण और उसके विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम शीत युद्ध के अंत के संबंध में हम इसके मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे कि किन कारणों से शीत युद्ध जो है समाप्त हुआ और इसकी परिणति जो है खत्म हुई। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंत के कारणों के बारे में जाने, उसमें सबसे पहला बिंदु आता है मिखाइल गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं उसकी नीतियां। शीत युद्ध के अंत के कारणों के बारे में अगर हम जाने तो उसमें हमारा पहला शीर्षक या बिंदु आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का व्यक्तित्व और उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों के माध्यम से ही इसके परिणामों में आगे जाकर शीत युद्ध का अंत हुआ है। और जिसके अंतर्गत देखें तो मार्च 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बागडोर 1985 में मार्च 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बागडोर मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में आती है। और उससे पूर्व अगर हम देखें तो एक व्यक्ति आता है स्टालिन, जिसे शीत युद्ध के जनक के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार मिखाइल गोर्बाचेव को शीत युद्ध का अंत करने के लिए जाना जाता है। शीत युद्ध का अंत करने के लिए जिस प्रकार स्टालिन को शीत युद्ध के जनक के रूप में जानते हैं, उसी प्रकार मिखाइल गोर्बाचेव को शीत युद्ध के अंत करने के लिए जाना जाता है। और इनके द्वारा अपनाई विश्व शांति स्थापित करने में मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा विश्व शांति स्थापित करने में परमाणु विहीन नीतियों में परमाणु
विहीन, हिंसा मुक्त, और समस्या रहित विश्व की नई दृष्टि इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। परमाणु विहीन, हिंसा मुक्त और समस्या रहित विश्व, एक नए विश्व दृष्टि की स्थापना की गई। एक नवीन विश्व दृष्टि प्रस्तुत की गई मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा सन 1987 में INF नामक एक संधि की गई, जिस संधि के तहत में INF के माध्यम से एक संधि की गई, और इस संधि के अंतर्गत कम और मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को कम और मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने की संधि की गई। वह अस्त्र और सेनाओं के कटौती की एक तरफा घोषणा की गई, और इसी संधि के अंतर्गत अस्त्र व सेनाओं में एक तरफा कटौती की घोषणा मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा की गई, और उनकी दो महत्वपूर्ण नीतियां, मिखाइल गोर्बाचोव की दो महत्वपूर्ण नीतियां ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के द्वारा, इन नीतियों के द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्रों में नई व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। नई व्यवस्था का सूत्रपात, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नई व्यवस्था का सूत्रपात, और साथ ही पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता, पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता, पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का समर्थन, एवं वहां
लोकतंत्र का समर्थन किया गया मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा, और समर्थन कर संयुक्त जर्मनी को संयुक्त जर्मनी को नाटो की सदस्यता को बनाए रखने, नाटो की सदस्यता बनाए रखने व स्वयं के द्वारा वार्सा पैक्ट को भंग करने का निर्णय लिया गया, और साथ ही वार्सा पैक्ट को भंग करने का निर्णय लिया गया। अपनी इन्हीं राजनीतिक या राजनयिक उपलब्धियों के कारण ही मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार से नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नोट डाउन करें। दूसरा इसका बिंदु आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक मजबूरियां, क्योंकि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ 1980 से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 1980 से ही यूएसएसआर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक संकट से गुजर रहा था, और इसी समय उसने अपने देश का सर्वाधिक धन, या उसके आर्थिक संकट से गुजरने का कारण कहें तो अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा,
और साथ ही शस्त्र निर्माण पर अधिक खर्च। उसके आर्थिक संकट से के कारण, इन कारणों से वह आर्थिक संकट से जूझने पर मजबूर हो गया और उसमें अब इतना सामर्थ्य नहीं था, यूएसएसआर में या संयुक्त राष्ट्र संघ में इतना सामर्थ्य नहीं था कि पश्चिमी देशों से शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा कर सके, क्योंकि वह आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया था कि अब उसमें इतना सामर्थ्य ही नहीं था कि पश्चिमी देशों से शीत युद्ध से संबंधित या किसी अन्य प्रकार से पश्चिमी राष्ट्रों का वह मुकाबला कर सके। और इसी समय देखें तो मिखाइल गोर्बाचेव के अनुसार के अनुसार 1970 में 70 से 85 तक जो वृद्धि दर है वह काफी गिरकर जो है 10% तक रह गई। 1970 से 1985 तक की जो इनकी आर्थिक वृद्धि थी, सोवियत संघ की आर्थिक वृद्धि, वह 10% तक जो है घट गई थी। तक घटती गई और इसका मुख्य कारण यंत्रों और साज सामान के निर्यात का अंश भी घटता गया। विभिन्न प्रकार के यंत्रों व साज सामान के निर्यात का अंश भी निरंतर घटता रहा। और इसके अंतर्गत देखें तो 1970 में 22% जहां निर्यात हो रहा था, 1970 में जहां 22% हो रहा था, वहीं 1985 में 14% से भी कम निर्यात का अंश हो गया। अतः कह सकते हैं, और उस समय देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति हेक्टेयर में क्षेत्र में 15 क्विंटल गेहूं या 2 से 3 मीट्रिक टन अंगूर उत्पादन होता था, जो कि तुलना करें तो भारत के 1/3 से भी कम था। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत वहां के किसी क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र की, तो प्रति हेक्टेयर वहां पर 15 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता था या 2 से 3 मीट्रिक टन अंगूर की उत्पादन किया जाता था, जो कि उस समय की स्थिति के आधार पर भारत के उस एक
प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से लिया जाए तो भी भारत के 1/3 से ये उत्पादन कम था। और मार्च 1991 में जब तख्ता पलटा और गोर्बाचेव की लोकप्रियता को इससे बड़ा ही धक्का लगा। मार्च 1991 में तख्ता पलट से गोर्बाचेव की लोकप्रियता को धक्का लगा, क्योंकि इस प्रकार आर्थिक तंगी से जूझते हुए 1991 तक आते आते गोर्बाचेव के शासन का अंत हुआ और उसकी लोकप्रियता को एकदम से धक्का लगा, जिससे कि और उसी समय यूरोप के सोवियत संघ के अंतर्गत देखें तो मार्च 1991 में हड़ताल के कारण 580 कोयला खानों में से 200 कोयला खाने प्रभावित हुई। खाने प्रभावित हुई और संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 1988 की आर्थिक वृद्धि दर 4.4 रहने के कारण 1988 में आर्थिक वृद्धि दर 4.4% और निर्यात 2% घटा। और साथ ही इसके अंतर्गत जो आयात वो 6.5% तक बढ़ता चला गया। इस प्रकार की विकट आर्थिक स्थिति के कारण अब सोवियत संघ के प्रमुख नेताओं के द्वारा जो पश्चिमी राष्ट्रों से शीत युद्ध करने का इतना सामर्थ्य नहीं था, जो कि शीत युद्ध के अंत के कारणों में अपना स्थान रखते हैं। तीसरा बिंदु आता है सोवियत संघ का बिखराव। धीमे धीमे सोवियत संघ की स्थिति बिगड़ती गई और सोवियत संघ की स्थिति में यह बड़ी गिरावट खाड़ी संकट के दौरान आई। सोवियत संघ की स्थिति में बिखराव जो आया वह खाड़ी संकट के दौरान। और
और इसी दौरान जब खाड़ी संकट का दौर आया तो इस दौरान सोवियत संघ ने अमेरिका को निष्क्रिय समर्थन अपना प्रदान कर दिया। अमेरिका को यूएसएसआर द्वारा निष्क्रिय समर्थन प्रदान करना, अर्थात उसने अपनी स्थिति देखते हुए अमेरिका द्वारा खाड़ी संकट के दौरान वहां पर अपना अमेरिका के वर्चस्व को जो है सोवियत संघ ने अपना समर्थन प्रदान कर दिया। और इसके साथ ही जो 9 अगस्त की घटना थी, कि 9 अगस्त की घटना कहें तो 9 अगस्त 1991 की घटना गोरबाचेव के तख्तापलट की गोरबाचेव के तख्तापलट की घटना और गोरबाचेव की लोकप्रियता को इससे बड़ा धक्का लगा। और अब धीमे धीमे इस खाड़ी संकट के साथ में अब इसके जो शीत युद्ध के अंत की जो चरम परिणति थी, इसके समर्थन के बाद खाड़ी संकट के दौरान निष्क्रिय सोवियत संघ द्वारा निष्क्रिय अमेरिका को जो समर्थन दिया गया था, इसकी चरम परिणति जो हुई वो गोरबाचेव द्वारा ग्रुप 7 के लंदन बैठक में जाकर ग्रुप 7 की लंदन बैठक में पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा मदद पाने में विफल रहना था। अर्थात ग्रुप 7 की लंदन में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सोवियत संघ चाहता था कि पश्चिमी राष्ट्र में से कुछ राष्ट्र उसे समर्थन प्रदान करे, किंतु पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा उसे मदद नहीं की गई, उसके समर्थन उसे नहीं दिया गया। और इसके सोवियत संघ के खुद के देश, सोवियत संघ के कुछ खुद के ही देश ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्र गणराज्यों की मांग उठानी शुरू कर दी, जो कि सोवियत संघ के विघटन का संकेत दे रहे सोवियत संघ के विघटन का संकेत दे रहे थे। और इस प्रकार इससे यह कहा जा सकता है कि साम्यवादी देशों के अंतर्गत जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के निधन का अवसर आ गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के निधन का समय आ गया था और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के निधन के साथ ही एक नवीन संस्था या जेकेबी को सर्वसम्मत से एक नवीन संस्था को सर्वसम्मत से
से एक नवीन संस्था माना जाने लगा। नोट डाउन करें। और इसके अंतिम पॉइंट में साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था यहाँ इसके अगले बिंदु की चर्चा करें, जो कि शीत युद्ध के अंत में इसके कारणों में गिना जाता है। वो है कि जो साम्यवादी देश थे उसमें, उन साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना होने से धीमे धीमे उन्होंने, सोवियत संघ के देशों ने अपनी विचारधाराओं में भी परिवर्तन लाए और पश्चिमी राष्ट्रों के समान जो पश्चिमी राष्ट्रों की विचारधारा थी उसे अपनाना, स्वैच्छिक रूप से उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। और जिसके अंतर्गत अगर देखें तो शीत युद्ध एक प्रकार का वैचारिक संघर्ष था। शीत युद्ध एक प्रकार का वैचारिक संघर्ष था और सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने विकास के लिए कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया हुआ था। सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा विकास के लिए या विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था और जिसकी विशेषता थी कि एक सर्वाधिकारवादी, इस कम्युनिस्ट मॉडल की एक विशेषता कि एक सर्वाधिकारवादी दल या केंद्रीयकृत संस्था, केंद्रीकृत और आदेशित अर्थव्यवस्था हो। इसके अंतर्गत अगर हम कहें तो कम्युनिस्ट मॉडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता जिसके अंतर्गत कि एक सर्वाधिकारवादी दल और केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए, किंतु 1990 और 1990 से 91 तक, 1989 से 90 तक पूर्वी यूरोप के देशों में स्वतंत्र राष्ट्रों के द्वारा, पूर्वी यूरोप के देशों में स्वतंत्र राष्ट्रों के द्वारा सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
पूर्वी यूरोपीय देशों में पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। पार्टी पर प्रतिबंध और लगा दिया, और साथ ही प्रतिबंध लगाने के साथ ही उन्होंने स्वयं की मुक्त बाजार व्यवस्था को अपना लिया। प्रतिबंध लगाने के साथ ही मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अपना ली, और जिस वजह से G7 के देशों के साथ G7 देशों से आर्थिक मदद मिलने की सोवियत संघ की संभावना बढ़ गई और भविष्य में देखें तो अमेरिका ने अपने नवंबर दिसंबर में वर्ष 1991 में जो सोवियत संघ को मदद दी जा रही थी वह $1.5 अरब से बढ़ाकर जो है $4 अरब कर दी। और जिस प्रकार ये विभिन्न कारण जो है शीत युद्ध के अंत के कारणों में देखे जाते हैं। धन्यवाद।